हाउ टू बिकम अ लाइव स्पोर्ट्स ब्रॉडकास्ट प्रोफेशनल। इस वीडियो में हम बात करेंगे किस तरीके से आप अपने कैरियर को ट्रांजिट कर सकते हैं या फिर आप एक नया कैरियर शुरू कर सकते हैं लाइव स्पोर्ट्स ब्रॉडकास्ट की इंडस्ट्री में। वीडियो के स्टार्ट में मैं आपसे अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करता हूं कि किस तरीके से मैंने ट्रांजिशन की अपने रेगुलर कैरियर से, जो कि मैं टीवी चैनल्स के साथ और उसके बाद टीचिंग कर रहा था, तो किस तरीके से मैं लाइव स्पोर्ट्स ब्रॉडकास्ट के अंदर प्रोफेशनली एंटर हुआ। मैंने अपने कैरियर का जब आगाज़ किया तो मैं उस वक्त एक प्राइवेट प्रोडक्शन हाउस में इंटर्नशिप कर रहा था। मेरी 3 महीने की इंटर्नशिप थी जहां पर काफ़ी ज़्यादा काम हुआ करता था और लकीली मैं उस प्रोडक्शन हाउस में था तो मुझे बहुत ज़्यादा सीखने को मिला, क्योंकि वहाँ पर हर जॉनरा का काम था और वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा काम था। तो मुझे लगता है कि मेरा स्टार्ट ही थोड़ा सा बेहतर रहा। उसके बाद मैंने एक जॉब की तरफ अप्लाई किया, लकीली वो जॉब हो गई। उनका ब्रॉडकास्ट सेटअप था, थाईलैंड से वो टेलीकास्ट करते थे, यूनी प्लस वो चैनल था। और मैं उस जॉब के ज्वाइन करने के 1 महीने बाद ही थाईलैंड शिफ्ट हो गया। और थाईलैंड से पाकिस्तान वापस आने के बाद मैंने फिर से ही सैटेलाइट चैनल्स को कंटिन्यू किया, क्योंकि उन दिनों काफ़ी ज़्यादा चैनल्स आ रहे थे और बहुत ज़्यादा उनमें हैपनिंग भी थी, बहुत ज़्यादा काम भी था। और मैंने काफ़ी अरसे उन चैनल्स में काम किया जो कि प्राइवेट सैटेलाइट चैनल्स थे। फिर थोड़ा सा डाइवर्ट हुआ टीचिंग की तरफ और कई साल मैंने यूनिवर्सिटीज़ में, फिल्म स्कूल्स में अपने सर्विसेज दी एज एन लेक्चरर, असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर वगैरह वगैरह। मुझे याद पड़ता है जब पाकिस्तान में क्रिकेट वापस आई तो वर्ल्ड 11 की एक टीम का मैच हुआ पाकिस्तानी टीम के साथ, और वो मेरा सबसे पहला स्पोर्ट्स इवेंट था। सबसे पहले जब मैं वहाँ पर पहुँचा, हेड शॉट्स थे, हमें कुछ शॉट्स लेने थे, हमें कुछ अपनी वीडियो शूट करनी थी, तो मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि हम जो कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, उनकी आउटकम्स क्या होगी। इवन मैं आपको बताऊं कि पूरे टूर्नामेंट में मुझे नहीं पता था कि ये जो सारा काम हम कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास एक मैनेजर कह लें या फिर एक प्रोड्यूसर था जो हमें गाइड कर रहा था कि किस तरीके से आपको ये करना है, ये करना है और क्या डिलीवर करना है। वो तो हम उनके इंस्ट्रक्शंस पे कर रहे थे, लेकिन उस सारे इन्वायरमेंट में क्या हो रहा था, किस तरह से वर्क फ्लो था, क्या प्रोसीजर था, मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था। लेकिन उस इवेंट का सबसे ज़्यादा फ़ायदा मुझे ये हुआ कि मुझे एक नई इंडस्ट्री इंट्रोड्यूस हुई जिसने मुझे काफ़ी अपील किया, क्योंकि उसमें जो प्रोफेशनल्स थे पूरी दुनिया से आए हुए थे, डिफरेंट मुल्कों से थे और हर एक की अपनी अपनी एक्सपर्टीज़ और एक्सपीरियंस था। थोड़ी सी उनसे बातचीत हुई, थोड़ा सा डिपार्टमेंट्स को समझा, तो फिर मुझे लगता है कि मुझे नज़र आया इस इंडस्ट्री में काफ़ी पोटेंशियल है, नॉट इन टर्म्स ऑफ मनी लेकिन ओवरऑल एक्सपोजर भी, और जो थ्रिल, जो फास्ट पेस काम है, मेरा ख्याल से और इंडस्ट्री में इतना ज़्यादा नहीं है। लकीली उस इवेंट के बाद पाकिस्तान में और भी टीम्स विजिट करते रही, मोस्टली क्रिकेट मैचेस ही थे, और मैं फिर आहिस्ता आहिस्ता उन इवेंट्स में भी काम करता गया। मैंने फिर थोड़ा सा ग्रो किया, चीज़ों को समझा, थोड़ा सा रैंक वाइज भी, थोड़ा सा डेजिग्नेशन वाइज भी मुझे लगता है कि मैंने कुछ ग्रो किया वहाँ पर, और मैंने फिर उसमें अपनी काफ़ी इनपुट दी, अपना टाइम दिया, मैंने चीज़ों को सीखा। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा मैं उसमें एक्सेल कर पाया। इन सारे इवेंट से मुझे कम से कम ये ज़रूर पता लगा कि यहाँ पर बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं और हर तरह के लोग, हर स्किल सेट के लोग इनमें एडजस्ट हो सकते हैं, या फिर थोड़ा सा ट्रेनिंग, थोड़ा सीखने के बाद, मेहनत करने के बाद वो इसमें फिट इन हो सकते हैं। इन सारे इवेंट्स में हमारे पास बहुत सारे डिपार्टमेंट, जैसे कि हमने बात की, इसमें हमारे पास मैनेजमेंट है, इसमें हमारे पास एग्जीक्यूटिव्स हैं, उसके बाद ऑपरेशनल स्टाफ है, ग्राउंड स्टाफ है, कुछ टेक्निकल स्टाफ है जो कि ब्रॉडकास्ट को देखते हैं। उसमें हमारे पास डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स, EVS ऑपरेटर्स, ग्राफिक्स, जो रियल टाइम ग्राफिक्स चलते हैं उनके ऑपरेटर्स, और उनके डिफरेंट रैंक्स, मतलब वीडियो एडिटिंग, कैमरा वगैरह, ये सबको बहुत कॉमनली नज़र आता है। लेकिन उसके अलावा इतनी बड़ी और इंडस्ट्री और सब उसके डिपार्टमेंट्स बन जाते हैं। अगर मैं सिर्फ इंजीनियरिंग की बात करूं तो उसमें आपके पास डिफरेंट स्किल सेट के इंजीनियर्स हैं, और इसी तरह से ही रियल टाइम ग्राफिक्स हो गया या फिर आपकी प्रोडक्शन हो गई, तो उसमें भी डिफरेंट रैंक्स और डिफरेंट स्किल सेट के हिसाब से लोग काम कर रहे हैं। तो सबसे पहली एडवाइस जो मेरे पास है वो अपने स्किल सेट को या फिर अपने एप्टीट्यूड वाइज उस चीज़ को असेस करना कि आप किस डिपार्टमेंट में फिट इन हो सकते हैं। मेरा ख्याल से अब आजकल के दौर में ये आसान भी है आइडेंटिफाई करना, क्योंकि आपको पता है किस चीज़ में आपका इंटरेस्ट है, किस चीज़ में आप सीख सकते हैं और किस चीज़ में आप एक्सेल कर सकते हैं। तो अपना मेन डिपार्टमेंट आइडेंटिफाई करने के बाद आप उस तरफ फिर उसकी मज़ीद ट्रेनिंग्स में, एजुकेशन में, या फिर और क्या तरीके हो सकते हैं उस जगह पे पहुंचने के लिए, थोड़ा सा आपको चाहिए कि उस तरफ ऑप्शंस को, पॉसिबिलिटीज़ को एक्सप्लोर करना स्टार्ट कर दें। सेकंड पॉइंट जो मेरे पास है वो है एजुकेशन एंड ट्रेनिंग।
अनलकीली हमारे पास यहाँ पर कोई फॉर्मल इंस्टीट्यूट्स नहीं हैं या फिर हमारे पास कोई इस तरह के ट्रेनिंग सेंटर्स नहीं हैं जो इन स्पेशलाइज फील्ड्स के अंदर आप लोगों को ट्रेनिंग दें या फिर ऑन हैंड प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस दे सकें। तो इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि आप कहें कि यहाँ पर तो ट्रेनिंग नहीं है तो अब आपका कुछ नहीं हो सकता। मेरा ख्याल से बहुत सारे रास्ते और भी निकले जा सकते हैं। आपके पास बहुत सारे ऑनलाइन रिसोर्सेज भी मौजूद हैं। मेरा ख्याल से अगर आपको कभी चांस मिल भी जाए और अगर आप उसके लिए प्रिपेयर नहीं हैं तो वो ज़्यादा नुकसानदेह होगा एज़ कम्पेयर टू कि आपको चांस ना मिले। क्योंकि अगर आपको चांस मिल गया और आप उसमें परफॉर्म नहीं कर पाए, ऑब्वियसली फर्स्ट टाइम में आप नहीं कर पाएंगे, लेकिन एटलीस्ट आपके पास एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग, एक बेसिक नॉलेज तो आपके पास होनी ही चाहिए और वो नज़र भी आ जाती है। मतलब बहुत सारे लोग हैं जो आपके साथ शायद काम करें, उनको पता लग जाएगा कि आपको ये चीज़ आती है और फलां चीज़ नहीं आती, तो उसमें पोटेंशियल नज़र आ जाता है कि आपको अगर इतना ही आता है तो आप एक राइट ट्रैक पर हैं या आप फर्स्ट स्टेप चढ़ चुके हैं और उसके बाद आप नेक्स्ट स्टेप्स को चढ़ जाएंगे और आगे पहुंच जाएंगे। तो आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग, बेसिक नॉलेज बहुत ज़रूरी है। उसके लिए अगर आपके पास, जैसे मैंने कहा कि फॉर्मल इंस्टीट्यूट्स नहीं है, आप कुछ ट्रेनिंग सेंटर्स देख सकते हैं और बहुत सारी चीज़ें इंटरलिंक्ड हैं। मिसाल के तौर पे मेरी स्पेशलिटी या फिर मेरी कोर स्ट्रेंथ वीडियो एडिटिंग रही है हमेशा से। अब वीडियो एडिटिंग में मैंने म्यूज़िक वीडियोस भी किए हैं, मैंने डॉक्यूमेंट्रीज़ भी की हैं और उसके साथ साथ जब मैं स्पोर्ट्स की तरफ शिफ्ट हुआ तो वही सारी बेसिक्स, वही कन्वेंशंस या वही थ्योरीज मैंने स्पोर्ट्स के अंदर भी अप्लाई की। मतलब कि आपका थोड़ा स्टाइल डिफरेंट हो सकता है, आपकी अप्रोच डिफरेंट हो सकती है, लेकिन वीडियो एडिटिंग में वही टूल्स हैं, वही सॉफ्टवेयर्स हैं, वही आपकी नॉलेज है। इवन कि ग्रामर जो फिल्म मेकिंग की होती है वही यूज़ होती है, तो वो मेरे पास स्पोर्ट्स के अंदर भी मुझे वो काम आई। तो आपके पास एक बेसिक रोड मैप ज़रूर होना चाहिए, बेसिक ट्रेनिंग ज़रूर होनी चाहिए, बेशक वो कैमरे की क्यों ना हो। ब्रॉडकास्ट में बड़े कैमराज जो प्रोफेशनल कैमरामैन यूज़ करते हैं, मेरा ख्याल से उसके लिए भी आपको कैमरे की नॉलेज तो ज़रूरी है, आपको फ्रेमिंग का तो पता हो। अब उसके लिए आप छोटे DSLRs पे भी काम करते हो तो एटलीस्ट आप एक स्टेप तो पार कर ही चुके हैं। उसके बाद आप मज़ीद जब बड़े कैमरे पे जाएंगे तो फोकस किस तरह शिफ्ट होता है, मूवमेंट किस तरह से होती है और आपको किस तरह का, आपकी ड्रिल क्या होती है कि क्या शॉट आपको देना है, उसके बाद नेक्स्ट क्या देना है, तो वो सारी चीज़ें आपकी लर्निंग हो जाती हैं। हाँ, उसके लिए ज़रूरी है कि आपके पास बेसिक नॉलेज ज़रूर हो। तो अब इन सब चीज़ों के लिए बहुत मुश्किल है कि आपको फ़ौरन से ही कोई चांस मिल जाए या फिर आप ऑन हैंड प्रैक्टिकल ऑन ग्राउंड जाके वो चीज़ें करना शुरू हो जाएं या सीखना शुरू हो जाएं। आप ये ज़रूर कर सकते हैं कि आपके पास ऑनलाइन कुछ मटेरियल्स है, यूडेमी पर कुछ कोर्सेज़ मैंने देखे हैं, वहाँ पर भी पढ़े हैं। उसके अलावा यूट्यूब पे कुछ चैनल्स हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में इनकी डिटेल्स भी डाल दूँगा, आप वहाँ से भी उनको मज़ीद एक्सप्लोर कर सकते हैं। और उसके साथ साथ आप ख़ुद से भी जस्ट इसको आप सर्च भी करेंगे, गूगल भी करेंगे तो आपके पास बहुत सारे रिसोर्सेज और आ जाएंगे। आजकल बहुत ज़्यादा आपके पास ऑनलाइन फोरम्स अवेलेबल हैं, आप किसी नए टॉपिक को इनिशिएट कर सकते हैं, एग्जिस्टिंग टॉपिक्स को जाके पढ़ सकते हैं। आपको थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा, आपको थोड़ा सा एक्सप्लोर करना पड़ेगा और उसके साथ साथ कुछ कम्युनिटीज़ ऐसी बन जाती हैं, कुछ चैनल्स इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे, इस तरह के, स्पेशली लिंक्डइन पे बहुत सारी कम्युनिटी प्रोफेशनली मौजूद है। और मेरा ख्याल से अगर आप किसी से हेल्प लेना चाहते होंगे तो एक नहीं तो दूसरा नहीं तो तीसरा आपकी हेल्प ज़रूर कर ही देगा। और दूसरों से पूछने में लोग हेजिटेट करते हैं, मेरा नहीं ख्याल कि इसमें कोई बुराई है। हाँ, आपका तरीका अच्छा होना चाहिए, पोलाइटली प्रोफेशनली आपको अप्रोच करना चाहिए, लोगों को आपको बताना चाहिए, आपको ओपन होना चाहिए कि मुझे ये करना है, मुझे ये सीखना है और मैं कैसे कर सकता हूँ। जो बता देगा ठीक है, जो नहीं बताएगा वो भी ठीक है, कोई मसला नहीं। आप कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ तो गेन कर ही लेंगे। आपने बेसिक सी नॉलेज हासिल कर ली, आपने कुछ अपने ऑनलाइन भी चीज़ें देख ली, आपने कोशिश कर लिया, आपने थोड़ा सा उस फील्ड के बारे में समझ लिया। अब टाइम है आपका एक्सपीरियंस गेन करने का। सबसे मुश्किल, सबसे टफ मुझे लगता है यही है, क्योंकि आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, आपको कोई वो रोल नहीं देगा और जब तक आप उसमें काम नहीं करेंगे आप उस रोल के लिए एलिजिबल भी नहीं होंगे। तो ये इतना बड़ा एक कॉन्फ्लिक्ट है और उस कॉन्फ्लिक्ट को आपको फेस करना पड़ता है। इसका तरीका बिल्कुल मैं ये कह सकता हूँ कि आप कहीं पर वॉलंटियर वर्क करना हो, कहीं पर आपको इंटर्नशिप करनी हो, कहीं पर आपको असिस्ट करना हो, आप अपनी फील्ड में, मतलब नॉन स्पोर्ट्स लाइफ प्रोडक्शन में अगर आप नहीं काम कर रहे और आप किसी और कॉर्पोरेट सेक्टर में काम कर रहे हैं और आपको है कि मैंने स्पोर्ट्स में या लाइव ब्रॉडकास्ट में जाना है, तो आपको अगर कोई वॉलंटियर वर्क मिलता है, वॉलंटियर वर्क से मेरा मतलब ये है कि आपको कोई उसके चार्जेस नहीं, आपको पैसे नहीं मिल रहे या फिर बहुत कम मिल रहे हैं और उसमें आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, आप अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं, आप उसके पास जा रहे हैं, मे बी आपको कॉस्ट भी उसकी पड़ रही हो,
ट्रैवल की और बाकी चीज़ों की, लेकिन वो आपके लिए फ्रूटफुल साबित हो सकता है। आप इसके साथ साथ कहीं पर असिस्ट कर सकते हैं या फिर आप कहीं पर इंटर्नशिप कर सकते हैं। मतलब लोगों को इंटर्न्स चाहिए होते हैं। बहुत सारे इंटर्न्स हमने देखे हैं जो मैच में, जो कि लाइव उसमें आके काम करते हैं और वो बड़ा एंजॉय करते हैं उस चीज़ को। तो उसमें आपने अपने पैसे को नहीं रखना कि आपको कितने पैसे मिल रहे हैं या आपका रोल इतना बड़ा है या तो आप इस पोस्ट पर हैं और आपको यहाँ पर जूनियर लेवल पे, एंट्री लेवल पे काम करना पड़ रहा है। तो बिल्कुल आप में ये नखरा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और मेरा ख्याल से अगर ये नखरा होगा भी तो आप कुछ सीख नहीं पाएंगे, आप फिर एक जगह पर स्टक हो जाएंगे। तो इन सब चीज़ को साइड पे करते हुए आपको जो भी चांस मिलता है, जो भी मौका मिलता है, उसको अवेल करना चाहिए। और अगर मैं पाकिस्तान में लोकल मार्केट की बात करूं तो पाकिस्तान में अभी भी मेन स्ट्रीम जो हमारे पास स्पोर्ट्स है वो क्रिकेट है। लेकिन अगर आप देखें, रिसेंटली अरशद नदीम ने ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल लिया, तो हमें एक और स्पोर्ट्स से इंट्रोडक्शन हुआ। पाकिस्तान में इसके अलावा फुटबॉल भी ग्रो कर रहा है, पाकिस्तान में हॉकी की भी थोड़ी सी डेवलपमेंट ऑन एंड ऑफ चलती रहती है। और उसके अलावा बहुत सारे और भी ऐसे स्पोर्ट्स हैं जिनको आप एक्सप्लोर कर सकते हैं और जिन पे इतना काम नहीं हुआ। तो मेरी नज़र में तो पाकिस्तान में एक अभी भी बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि आप दूसरी फील्ड्स में थोड़ा सा क्रिकेट के अलावा भी चीज़ों को एक्सप्लोर कर सकते हैं और कहीं पर जाके आप इनिशिएट कर सकते हैं। ठीक है, आप पायनियर्स में से हो सकते हैं कि अगर आप किसी और स्पोर्ट्स को भी ऑप्ट करें और उसको आप उस तरह से आगे लेके चलें, क्योंकि आपकी बेसिक्स और कन्वेंशन सेम ही रहेंगी। वही सेटअप्स, वही चीज़ें, वही थ्योरी आप अपने बाकी जगहों पे भी उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इन सब चीज़ों के बाद भी अगर आपको थोड़ा सा चांस मिलना शुरू हो गया, थोड़ा सा एक्सपीरियंस आपने गेन कर लिया, तो मुझे लगता है आप काफ़ी लकी हैं। एटलीस्ट आप एक फ़र्स्ट स्टेप तो क्रॉस कर गए हैं। फर्स्ट मरला, जो पहला मरला था, वो आपने अचीव कर लिया है और उसके बाद आपके पास डिफरेंट चैलेंजेस हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि अब चीज़ें आसान हो जाएंगी, शायद अब चीज़ें और टफ हो जाएंगी। और उसको मज़ीद आगे लेके जाने के लिए तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप अपनी एक पोर्टफोलियो कंपाइल करें, जिसको हम फिल्म में या फिर टीवी में एक शो रील भी बोलते हैं। उस शो रील में क्या होगा कि आपके पास आपके डिफरेंट प्रोजेक्ट्स, डिफरेंट काम, जो जो रोल्स आपने किए हैं उनको आप एक साथ कंपाइल कर लें। और हम इस पे पहले ही बात कर चुके हैं किस तरीके से आप अपने वर्क को प्रोजेक्ट कर सकते हैं, किस तरीके से आपका काम इंटरनेशनली लोगों तक पहुंच सकता है। तो उस पोर्टफोलियो को, उस शो रील को आप डिफरेंट लोगों को अप्रोच कर सकते हैं और आप बता सकते हैं कि आपने ये रोल किया है। अब आप एक चीज़ को ध्यान में रखिएगा, थोड़ा सा आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि आप अभी कहाँ पे खड़े हैं। मिसाल के तौर पे आपने कहीं पर असिस्ट किया या वॉलंटियर वर्क किया, कुछ आपने सीखा। अब आपने डायरेक्टली प्रोडक्शन या मेन कंपनीज़ को, मेन क्लाइंट्स को ये नहीं कहना कि जी मैं आपका सब कुछ कर लूँगा। अब आपने देखना है कि आप कर सकते हैं कि नहीं। अगर आप कर सकते हैं तो बिल्कुल करें, और अगर नहीं तो आप ऐसे हायरिंग मैनेजर्स को, प्रोडक्शन मैनेजर्स को अप्रोच करें जो आपको चांस दे सकते हो। और मे बी एक असिस्टेंट लेवल के काम के बाद आपको शायद थोड़ा सा उससे ऊपर रैंक और फिर आपको मेन रोल मिल सके। तो आपने अपने स्टैंडर्ड या फिर अपनी अचीवमेंट के हिसाब से ही अप्रोच करना है और शो रील या पोर्टफोलियो ज़रूर बनाना है ताकि आप किसी को भेज सकें और वो उसको ईजिली एक्सेस कर सके। किसी के पास शायद आजकल के दौर में इतना टाइम नहीं होगा कि वो आपकी पूरी बात सुने, वो आपकी पूरी वीडियोज़ को अगर आप अलग अलग भेज रहे हैं कि मैंने ये भी किया है, वो भी किया है, वो जाके उनको देखे, तो शायद इतना टाइम किसी के पास नहीं होगा। शो रील में आप उसको ज़रा अच्छे तरीके से प्रोजेक्ट कर सकते हैं, आप थोड़ा सा उसको एडिट अच्छा कर सकते हैं, थोड़ा सा ग्रेड, थोड़ा सा आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी होगी, तो शायद आपकी ओवरऑल काम का या पर्सनैलिटी का ज़्यादा बेहतर किसी के सामने डिस्प्ले हो सकेगा और शायद आपको चांसेस भी इस तरह ज़्यादा मिल सकेंगे। उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, बिल्डिंग योर स्किल्स। अब इससे मेरा मतलब वो टेक्निकल स्किल्स नहीं है, आपको इन सब चीज़ों के अलावा और भी स्किल्स आने चाहिए। मिसाल के तौर पे कम्युनिकेशन स्किल्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स वगैरह वगैरह। स्किल आपने सीख लिया, आपको पता है किस चीज़ को ऑपरेट किस तरह से करना है, उसको हैंडल किस तरह से करना है और उससे काम किस तरह से लेना है। लेकिन जब आप एक टीम में काम करते हैं तो बहुत ज़रूरी है कि आपकी कम्युनिकेशन अच्छी हो। कम्युनिकेशन से बिल्कुल ये भी ना लीजिएगा कि आप जाके फर अंग्रेज़ी सीखना शुरू कर दें या कोई और लैंग्वेज सीखना शुरू कर दें। मतलब इंग्लिश भी एक फैक्टर है, क्योंकि इंटरनेशनल प्रोडक्शंस में सारी कम्युनिकेशन इंग्लिश में होती है और आपको इतनी कमांड होनी चाहिए कि आप अपना मैसेज दे सकें, कम्युनिकेट कर सकें या फिर अगले बंदे की कमांड को समझ सकें। कम्युनिकेशन स्किल्स से इस वक्त मेरा मुराद ये भी है कि ब्रॉडकास्ट में एक स्पेसिफिक किस्म की कम्युनिकेशन यूज़ होती है। मिसाल के तौर पे कोई लाइव मैच चल रहा है, कोई आपको पूरी एक्सप्लेनेशन नहीं दे सकता,
मे बी वो 1 लाइनर, 1 वर्ड, 2 लाइनर के अंदर पूरा मैसेज, पूरा सेंटेंस बताना पड़ेगा और वो मैसेज क्लियर होना चाहिए। अगर क्लियर नहीं हुआ, कोई कन्फ्यूजन हो गई तो बहुत मिसहैप हो सकता है। ठीक है, मिसाल के तौर पे लाइव मैच चल रहा होता है और लाइव मैच में क्रिकेट की बात कर लें, एक इनिंग एंड हो गई है और हमने एक फ्लैश इंटरव्यू करना है किसी प्लेयर का, तो वो इंटरव्यू के लिए इसको स्टैंड बाय रखा होता है। बीच में एक फ्लोर मैनेजर या कोई और कोऑर्डिनेटर अगर है तो वो उसको स्टैंड बाय रखता है। प्रेजेंटर जो है जिसने इंटरव्यू करना है वो भी मौजूद है, तो सबको अलाइन करके रेडी करके वो कम्युनिकेट करता है ऊपर डायरेक्टर से या प्रोड्यूसर से कि ये इंटरव्यू रेडी है। प्रोड्यूसर फिर डिसाइड करता है कि आप इस इंटरव्यू की तरफ चले जाएँ, डायरेक्टर को कमांड करेगा और डायरेक्टर फिर आगे कमांड देगा अपने विजन मिक्सर को भी, क्योंकि उसको स्विच करना होगा। लाइव मैच की जो स्क्रीन है उससे उस कैमरे पे सब कुछ वहाँ रेडी होगा, कैमरामैन को स्टैंड बाय करेगा, ऑडियो वाले को पता होगा। तो आप सोच सकते हैं कि एक चीज़, एक प्रोसेस के पीछे इतनी सारी कम्युनिकेशन इन्वॉल्व है। कहीं पर बीच में कोई एक चीज़ भी ऐसी हो गई जो जिसने कुछ कन्फ्यूजन कर दी तो वो सब कुछ लाइव में उसका मिसहैप हो सकता है, वो ख़राब हो सकता है और हो सकता है कि वो स्क्रीन पे काफ़ी बुरा लगे, उसका इम्पैक्ट गलत है। तो कम्युनिकेशन जो है, प्रॉपर कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है। दूसरी हमने बात की थी प्रॉब्लम सॉल्विंग की। ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्विंग मैच में, लाइव ब्रॉडकास्ट में कभी भी किसी तरह के भी इश्यूज़ आ सकते हैं। आपको मेंटली प्रिपेयर होना पड़ेगा कि कोई भी मसला हो आपने उसको फेस करना है और आपने उसका सलूशन निकालना है। आपके पास टाइम नहीं है, आपको उसी वक्त करना है, चीज़ ऑन एयर है, अक्सर वो चीज़ें हो जाती हैं, कोई मसले हो सकते हैं, आपको पहले से ही प्रॉपर चेक करना पड़ता है हर मैच से पहले। हम इस पर बात करेंगे आगे वीडियोस में किस तरह से टेक चेक होता है, फैक्ट्स चेक होता है और फिर उसके बाद जाके वो मैच फिर शुरू होता है। इस पर हम मज़ीद और वीडियोज़ बनाएंगे, उस पर हम डिटेल में बात करेंगे। तो आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग आनी चाहिए, अच्छे तरीके से आनी चाहिए। और अभी आप सीखेंगे कैसे? मेरा ख्याल से इसका भी बड़ा आसान सा तरीका ये हो सकता है कि वो प्रॉब्लम जब तक होता नहीं है तो शायद आप उसका सलूशन निकाल नहीं पाते। तो बाज़ दफ़ा क्या होता है कि जो अच्छी बड़ी प्रोडक्शंस हैं जिनके बहुत अच्छे इक्विपमेंट, बहुत अच्छे बजट्स, उनमें चांसेस कम होते हैं कि कोई प्रॉब्लम आए, कोई टेक्निकल इशू आए। वर्स्ट केस अगर उसमें आ भी जाता है तो उन लोगों को नहीं पता होता कि इसको सॉल्व किस तरह से करना है। अगर हम छोटी प्रोडक्शन से स्टार्ट लिया हो, हम बेसिक से हमने स्टार्ट किया हो, स्टेप बाय स्टेप गए हो, लो बजट्स, इक्विपमेंट, थोड़ा सा जुगाड़, थोड़ा सी चीज़ें, जिस तरह से हमारा एक ट्रेंड है उस तरह से हमने वहाँ पर उस इन्वायरमेंट में काम किया हो, तो उसमें तो आपको पता है कि आए दिन मसले रहते हैं, कुछ ना कुछ इश्यूज़ रहते हैं। तो वहाँ पर आपकी लर्निंग अच्छी हो चुकी होती है। ऑल्दो मतलब मैं इसको सपोर्ट नहीं कर रहा कि ऐसा हो तो बेहतर है, प्रॉब्लम ना ही आए तो बेहतर है, लेकिन जब वो आती हैं तो ओबियसली आप उसका सलूशन भी निकालते हैं और वो आपको किसी हद तक काफ़ी फ़ायदा देती है, जो कि आप उसको ब्रॉडर स्केल पे जाके आगे यूज़ करते हैं। और लास्टली नेटवर्किंग एंड जॉब अपॉर्चुनिटीज़। नेटवर्किंग बहुत ज़रूरी है। मुझे नहीं लगता कि आपको बहुत ज़्यादा कोई सोशल होने की ज़रूरत है। अगर आप नहीं हैं, मतलब सोशल हैं, आप लोगों से मिलते हैं, आप अपने नेटवर्क में इन हैं, आपको पता है कि किस तरह के लोग हैं, कौन से लोग किस रोल्स पर हैं, किससे आपको किस तरह से आप अप्रोच करके कुछ आप अपना काम ले सकते हैं, तो वो ठीक है, अच्छी बात है, आपका नेटवर्क होना चाहिए। और आजकल ये सारी चीज़ें आपको पता है, जिस तरह हम बात करते हैं कि दुनिया ग्लोबल विलेज बन चुकी है वगैरह वगैरह, तो ये सब चीज़ें आपके पास आपके मोबाइल में मौजूद है। अगर आप इंटरनेट यूज़ करते हैं, आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स यूज़ करते हैं, इवन के इंस्टाग्राम, फेसबुक, लिंक्डइन ख़ास तौर पे, तो वहाँ पर आपका एक नेटवर्क बन सकता है और आपको चीज़ों का पता लग सकता है कि कौन सा इवेंट आ रहा है, किस में आपका रोल हो सकता है। आप रेगुलर लोगों को अप्रोच कर सकते हैं जो वहाँ पर काम करते हैं, वो आपको गाइड कर सकते हैं। तो आपका नेटवर्क बहुत ज़रूरी है कि आपका नेटवर्क आपकी सेम स्पेसिफिक फील्ड में बना हुआ हो। यही नेटवर्क जब आपका इस्टेब्लिश हो जाएगा तो मुझे लगता है कि फिर आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढना आसान हो जाएंगी और शायद आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलना शुरू भी हो जाएंगी। लास्टली इसको कंक्लूड करते हुए मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि ये सारी चीज़ें करने के बाद और आपको अगर मौका मिलता है काम का, तो उस मौके को मिस मत करें। उस मौके का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाएं। आपको बिल्कुल ये वाला आपका एटीट्यूड नहीं होना चाहिए कि ये तो मेरा काम ही नहीं है, मैं तो खाली ये करने के लिए आया हूँ या मेरा ये है। आप सोल्यूशन प्रोवाइड करें, आप जो बेहतर कर सकते हैं किसी प्रोडक्शन में अपनी इनपुट दे सकते हैं, क्योंकि देखें आप बेसिकली इतना ज़्यादा क्रू इन्वॉल्व होता है तो आप उसमें एक छोटा सा हिस्सा हैं जो कि कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। हर बंदा, हर प्रोफेशनल, हर क्रू मेंबर अपनी अपनी कैपेसिटी में कंट्रीब्यूट कर रहा है। आपकी नीयत भी ये होनी चाहिए कि आप कंट्रीब्यूट कर रहे हैं।
और उस कंट्रीब्यूशन के पीछे आप भी सीख रहे हैं, आपका भी कैरियर बन रहा है, तो आपका एंड प्रोडक्ट जो है उसको सफ़र नहीं होना चाहिए। उसमें आप अपनी कैपेसिटी के अंदर रहते हुए आप जितना बेहतर कर सकते हैं, जितना बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं, आपको आउट ऑफ द वे जाना पड़े, आपको अपना कंफर्ट जोन छोड़ना पड़े, आपको अपनी थोड़ी सी नींद की कुर्बानी, थोड़ी सी रूटीन की कुर्बानी देनी पड़े, तो मेरा ख्याल से जब आपको चांस मिल जाता है तो आपको अपने हर चीज़ को साइड पे रखते हुए उस एंड प्रोडक्ट पे फोकस करना चाहिए, और आपका कंट्रीब्यूशन बिल्कुल उस एंड प्रोडक्ट को बेहतर बनाएगा, जिसका रिज़ल्ट आपको स्क्रीन पे नज़र आएगा, और मेरा ख्याल से ये आपके लिए भी काफ़ी सेटिस्फैक्ट्री होगा।